नमस्कार दर्शकों, सुप्रभात। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन बिहार के इस खास पेशकश और आप सभी के सबसे पसंदीदा कार्यक्रम बिहार बिहान में। और आज की सुबह मैं हूं आपके साथ नेहा निमिषा। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर सुबह की शुरुआत हम एक अच्छे और उम्दा विचार के साथ करते हैं। ये जो उम्दा विचार होते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे और आपके जीवन को एक बेहतर ढांचे में ढालने में हमारी मदद कर रहे होते हैं। हर सुबह जब हम नींद से जागते हैं, हर सूर्योदय के साथ जब हमारे जीवन में एक नए दिन की शुरुआत होती है, हम वापस से उस लक्ष्य की ओर अपने सफ़र को शुरू करते हैं जो लक्ष्य हमने अपने जीवन में साध रखा है, जिस पथ पर हम अग्रसर हैं। और उसी पथ पर अग्रसर होने के लिए, उस पथ को और भी ज़्यादा आसान बनाने के लिए महापुरुषों द्वारा बतलाए और कहे गए कथन हमारे रास्ते को और भी आसान बनाते हैं, उसमें बेहद ही अहम किरदार निभाते हैं। इसी कारण दर्शकों, इस कार्यक्रम की शुरुआत हर सुबह हम करते हैं उम्दा विचारों के साथ। तो चलिए दर्शकों, हम और आप देखते हैं क्या है आज का सुविचार। मैं मरने के लिए तैयार हूँ, पर ऐसी कोई वजह नहीं है जिसके लिए मैं मारने को तैयार हूँ। जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि यह हमारी छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकलने में मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज़्यादा कठिन हो। मैं आपको बता दूं कि आज हमारे समक्ष जो व्यक्ति मौजूद हैं वो हैं नसीन कुमार निशांत, जो है वरीय उप समाहर्ता मधुबनी। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं दर्शकों कि नसीन जी बिहार के यंगेस्ट एसडीएम भी हैं। सबसे पहले तो नसीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम बिहार बिहान में। सबसे पहले आपको भी प्रणाम और सबको प्रणाम और धन्यवाद बुलाने के लिए मैम। बिल्कुल नसीन जी, हम आगे बढ़ेंगे, कई सारी बातों के बारे में हम जानना चाहेंगे, मगर सबसे पहले हम करेंगे शुरुआत। यदि शुरुआत से ही की जाए तो बेहतर होती है। हम आपके शुरुआती दिनों के बारे में जानना चाहेंगे, बिल्कुल बचपन के दिनों में हम जानना चाहेंगे। आप अपने यादों के जो पन्ने हैं उन्हें उल्टें और हमें बताएं आपका बचपन कैसे बीता। आपने अपनी शिक्षा दीक्षा कहाँ से और किस प्रकार से ग्रहण की? जी, बचपन मेरा बासोपट्टी करके एक गांव है सीतामढ़ी ज़िले में। काफ़ी रूरल मतलब विलेज है। मतलब वहाँ आप कह सकते हैं कि उतनी दुकानें भी नहीं हैं कि आपका राशन पानी का भी हो सके उपाय। उस गांव से आता हूँ मैं और बहुत ही मतलब अच्छा लगता है एक छोटे से गांव में रहना। खैर मुझे तो वहाँ से मैंने पढ़ाई की, सरकारी स्कूल में मैं पढ़ता था। 1 to 5 तक मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। गांव के बाद 5 के बाद जब मेरी मम्मी भी टीचर थी, तो उन्हीं के स्कूल में पढ़ता था। तो उनको सभी लोग बोले कि सभी टीचर ने कि इनको किसी कन्वेंट स्कूल में डालिए आप, क्योंकि मैं थोड़ा सा मतलब ठीक था इंग्लिश में। मतलब इंग्लिश वगैरह जो उस टाइम में लोग बोलते थे ना कि ऑक्सफोर्ड जो बना लेगा अच्छा होगा। 5th क्लास में ऑक्सफोर्ड वगैरह ये सब जो भी है वो सब कर लेता था, ट्रांसलेशन वगैरह ये सब जो सिंपल चीज़ें जो हम लोग समझते हैं बचपन में हम लोग करते थे। तो फिर मुझे वहाँ से डीएवी के लिए एंट्रांस टेस्ट वगैरह जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें गया मैं वहाँ। फिर वहाँ मैं गया और वहाँ मैं फर्स्ट किया। फिर मुझे वहाँ डीएवी के एंट्रांस टेस्ट में मुझे फाइनली सिलेक्शन हुआ। लेकिन एंट्रांस टेस्ट से पहले की एक कहानी है जो मुझे हमेशा याद रहती है। मेरे पापा मुझे वहाँ जब लेकर जा रहे थे तो बाइक से थे हम लोग। उन्होंने बाहर गेट के एंट्रेंस से बाहर ही मुझे बोला कि ये बिल्डिंग देख रहे हो कितनी ऊंची है। जी पापा, इतनी ऊंची बिल्डिंग है और हम लोग जनरली मतलब लोअर मिडिल क्लास से आते हैं और इसमें तुम्हें भेज रहे हैं। ख़ानदान का मैं पहला बच्चा था जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा था। दैट वाज ओनली मी, और अभी तक मैं ही हूँ। और मेरा अगला जो जनरेशन होगा, मेरे भैया के बच्चे या फिर मेरे बच्चे, वो अब पढ़ेंगे या पढ़ रहे हैं वो अलग। तो मैंने बोला जी। तो उन्होंने कहा कि इससे ऊंचा नाम करोगे तो मैं इसमें एडमिशन करवाऊँगा, अदरवाइज नहीं तो यहीं चलो। ये अच्छा था, मतलब मेरे लिए बहुत ही। हमेशा पापा का कोई भी बात बोलते थे तो मुझे लगता था कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी है इस बात में। मतलब कि अगर ये चैलेंज दे रहे हैं शायद मुझे, मतलब बचपन में भी ये कभी कभी लगता था। तो मैंने बोला जी ज़रूर करूँगा। हाँ, उसके बाद मेरा फिर 6th में हुआ एडमिशन। तो फिर उसके बाद से 7th से मैं अपने क्लास का टॉपर रहा और आई नेवर केम सेकेंड। क्या बात है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आपको टॉपर बनाने के पीछे आपके पिताजी की बहुत ही अहम भूमिका रही।
सभी के माँ बाप के भूमिका रहती है। पिताजी की इसलिए क्योंकि उन्होंने वो अपने समय के अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, तो उन्हें हमेशा उम्मीद रहती है। जैसे मैं अब मान लीजिए एसडीएम बना, तो मुझे हमेशा उम्मीद रहेगी कि मेरे आसपास के जो लोग हों वो भी पढ़ें, बिल्कुल, क्योंकि शिक्षित हो गया तो अब हमेशा इच्छाएं रहती है कि सभी शिक्षित हों। बिल्कुल। तो ये मन में आ जाता है सभी के अंदर। तो वही बात पापा के अंदर भी थी, और जब मैं खुद ही उनका बेटा हूँ तो कुछ ज़्यादा ही उम्मीद होंगी, बिल्कुल, इसमें बिल्कुल। कोई ये डाउट नहीं था। तो बस उसी वजह से वो हमेशा कहते थे कि अच्छा करो, मतलब कोशिश ये होनी चाहिए कि जो तुम कर रहे हो उसको समझो, उसको पढ़ रहे हो तो बस पढ़ो नहीं, लगना नहीं चाहिए कि तुमको कि तुम बस किताब को पढ़ा और निकल गए। क्या समझो। था उसमें, हाँ, उस समझ लिया करो कि पॉइंट क्या है। बिल्कुल। नहीं समझ में आ रहा पूछो, क्योंकि उसकी फ़ीस देते हैं हम, और हम लोग फीस बहुत मतलब कमाते हैं, बहुत मुश्किल से कमाते हैं, बिल्कुल। मतलब पसीना बहा करके कमाते हैं। और उसमें तुम जाओगे और उसके बाद पढ़ोगे नहीं, तो तुम सोचो कि तुमने अपना तो बिगाड़ा ही बिगाड़ा, हमारा भी बिगाड़ रहे हो, और तुम्हारी वजह से जो हम कोई और बच्चा नहीं जा पा रहा है कहीं और अच्छे जगह पर, तो वो भी गलत हो रहा है। बिल्कुल। तो अगर तुमसे एक्सपेक्टेशन है क्योंकि तुम अच्छे थे पढ़ने में इसलिए तुमको वहाँ डाला गया, तो बाकी लोगों के लिए तुम अच्छा तो कर लो। ये पॉइंट होता था जो कि बहुत अच्छा लगता था कि हम लोग फिर पढ़ते भी थे उसी हिसाब से, अब माहौल भी उसी लायक था हम लोग। बिल्कुल। एक्चुअली हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। जी। मैं मेरे पापा, बड़े पापा, ये सब लोग एक साथ रहते हैं, तो सभी लोग का परिवार काफ़ी बड़ा हो गया, मतलब उस हिसाब से कि हम लोग खुद ही 7 भाई बहन हैं इधर उसके बाद उधर से भी 2, तो ऐसे 9 लोग इधर हो गए, बच्चे लोग, और उसके बाद फिर पापा लोग, दादी, ये दादा, बाबा, ये सब जो। तो इतने सारे लोगों के बीच घर में पठन पाठन वाला माहौल था? बचपन में तो था बचपन में तो मतलब क्या ही होता था, बचपन में अच्छा लगता है कि एक लालटेन के पास चारों लोग चारों तरफ से घेर के पढ़ो ऐसे। अब उतना नहीं, मतलब आप कंसंट्रेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है अभी के समय में। उस समय तो ऐसा होता था कि आपसे कोई जो बड़ा है वो आपको बताएंगे कि तुम ये पढ़ो, ये गलत है, आप पूछ सकते हो, वहाँ ज़रूरत थी ज़्यादा। अभी क्या है ना कि अब आप मोबाइल है, गूगल है, यूट्यूब है, समझ रहे हैं, तो आप अकेले भी आप कंसंट्रेशन के थ्रू कर सकते हो काम, अगर आप बच्चे सेल्फ ट्यूटर कर सकते हैं। हाँ, अभी के खुद टाइम को। पे। अब अभी मेरा भी यही था, मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी जी। इसके लिए, जी। फिर भी यहाँ तक पहुँच गया। तो ये मतलब यही है, मोबाइल, यूट्यूब, गूगल ही कर करके यहाँ तक आया हूँ। आपने कोई कोचिंग नहीं ली, आपने खुद से पढ़ाई की। जी मैम। आईआईटी आपने निकाला। आईआईटी एक ऐसी परीक्षा होती है जो निकाल पाना काफ़ी बच्चों का सपना होता है, मगर उनमें से कुछ बच्चे ही इसे उत्तीर्ण कर पाते हैं। तो आईआईटी बीएचयू तक का सफ़र कैसा रहा? क्या बचपन में ही सपना था कि आईआईटी निकालना है? नहीं नहीं, मुझे पता भी नहीं था आईआईटी क्या होता है। 10th तक मुझे नहीं पता था। 10th जैसे ही हुआ कंप्लीट, हम लोग 10th का बोर्ड वगैरह दे चुके थे, तो जो छुट्टी के दिन थे, रिजल्ट और बोर्ड के एग्ज़ाम के बीच का जो दिन था, उसी टाइम में एक किसी कोचिंग का, मैं नाम नहीं लूँगा, किसी कोचिंग का ये आया कि एंट्रेंस टेस्ट के लिए आया मेरे स्कूल में। तो मेरे प्रिंसिपल मुझे जानते थे, तो उन्होंने मेरे पापा को फ़ोन किया कि इसको दिलवा दीजिए, उसमें स्कॉलरशिप वगैरह था उसमें। तो मुझे उस टेस्ट में 95% स्कॉलरशिप मिली, तो मैं गया। मुझे लगा कि ये भी कोई ऐसे एग्ज़ाम के जैसा होता होगा, बोर्ड वगैरह जैसे होता है कि कोई बुक पढ़ा और हो जाएगा ऐसा, मतलब आईआईटी या फिर आईएएस के एग्ज़ाम या बीपीएससी सब में नहीं होता ऐसा कि आप पढ़ोगे और वहीं से आएगा। जी, बिल्कुल। तो वो मुझे नहीं पता थी मैं वहाँ गया, जब मैं दिल्ली गया उसके लिए, तो मैं देख करके मुझे लगा कि कुछ ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा यहाँ। दो आई वॉज ऑल्सो टॉपर देयर पढ़ने लगा तो फिर सब ठीक समझ में आने लगी बातें। लेकिन यही है कि मुझे पता नहीं थी। 10th के बाद वो हुआ, वो इंसिडेंट, और उसके बाद एक माहौल सबके अंदर, शायद बिहार या फिर हर जगह इंजीनियरिंग का फैला था, वो 3 इडियट्स मूवी की वजह से। हाँ, वही दौर था वो, जिस टाइम में वो मूवी आई थी और सभी लोग के अंदर इंजीनियर बनने का मतलब वो चल रहा था कि हाँ मुझे भी बनना है। तो मेरे पापा जब जाने की इंजीनियरिंग और उसके बाद इंजीनियरिंग में जाने की, आईआईटी ही सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, तो वो बोलने लगे कि आईआईटी ही करो और करना है तो उनका हमेशा ही कहना रहा कि जिस भी क्षेत्र में रहो सबसे ऊपर रहो, जिसे आपने पूरा किया। आईआईटी बीएचयू से आपने अपनी पढ़ाई की, वहाँ से आपने माइनिंग इंजीनियरिंग किया। आईआईटी बीएचयू माइनिंग इंजीनियरिंग से लेकर सिविल सर्विसेज तक का सफ़र, ये कैसा रहा? क्या कारण रहा? क्योंकि यदि हम बात करें, बिल्कुल दोनों दो फील्ड्स हैं। आपने किस प्रकार से आईआईटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग को छोड़कर सिविल सर्विसेज का रास्ता किया? ये मतलब एक कहिए तो सरप्राइज एलिमेंट है मेरे लिए भी, मतलब कि कैसे ये हो गया। मैं आईआईटी जब कर रहा था तैयारी, तब तो मन में यही था कि आईआईटीएन बन के
कॉर्पोरेट सेक्टर वगैरह में बढ़िया जॉब करूँगा या फिर PSU वगैरह में कर लूँगा। जैसे माइनिंग इंजीनियरिंग मिली तो फिर दिमाग में था कि कोल इंडिया में या फिर ऑस्ट्रेलिया में, दोनों जगह ऑप्शन थे दिमाग में कि वहीं करूँगा जॉब। लेकिन थर्ड ईयर में ही, मतलब थर्ड ईयर के लास्ट में 2 फरवरी 2017 को एक फ़ोन आया घर से कि मम्मी का डेथ हो गया मेरे। तो विच वाज वेरी शॉकिंग, अजीब सा, मतलब एकदम ही हम लोग ये टूट ही गए कि क्या होगा अब। वहाँ पे मतलब मुझे सोचने का मौका मिला कि आई शुड चेंज दिस फील्ड। उनका रोड एक्सीडेंट में एक्चुअली डेथ हुआ और डॉक्टर्स का मानना था कि अगर वो 10 मिनट पहले पहुँचती तो शायद बच जाती। तो वहाँ पे मुझे लगा कि किसकी गलती है, मैं किस पे थोपूँ ये गलती, किसको बोलूँ कि आपकी वजह से ऐसा हुआ है। अगर ये गलती केओस की वजह से था कि लोग भीड़ में थे, और भीड़ अगर है कहीं तो हमारा काम है, जैसे कि अभी मैं लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन में हूँ, तो आई नो कि हमारा काम है कि भीड़ को कैसे कंट्रोल करना है। हमारा काम है कि अगर भीड़ है तो एम्बुलेंस के जाने के लिए रास्ता होना भी चाहिए साथ में, आई नो दिस। लेकिन वहाँ अगर वो नहीं था तो मुझे लगा कि इस फील्ड में आ करके इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है। और उसके 2 महीने बाद जब कॉलेज की प्लेसमेंट की फॉर्म आई, मैंने फिल नहीं किया। मैंने बोला कि अगर मैं फिल करूँगा तो मैं इधर नहीं जा पाऊँगा, इधर मुझे जाना है अब। और कॉर्पोरेट सेक्टर में जा कर के मैं सिर्फ अपना भला तो कर सकता हूँ, नो डाउट। आपको बहुत पैसे मिलते हैं वहाँ, यहाँ उतने पैसे नहीं मिलते, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप यहाँ से है ना बहुत कुछ बदल सकते हैं, एक समाज का अच्छा मतलब स्वरूप दे सकते हैं उनको आप। बिल्कुल। का बचपन कहाँ बीता, आपने अपनी शिक्षा दीक्षा कहाँ से ग्रहण की? IIT BHU से आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, माइनिंग इंजीनियरिंग किया, माफ़ करिए। और उसके बाद माइनिंग इंजीनियरिंग से सीधा सिविल सर्विसेज तक का सफ़र, एक बिल्कुल टेक्निकल फील्ड, और उसके बाद आपने सिविल सर्विसेज को चुना और उसके साथ ही फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप सीधा इंटरव्यू तक पहुँच गए, आपने क्वालिफाई किया। तो कितना मुश्किल रहा आपके लिए? हाँ, ये बहुत ही मतलब अलग है। मतलब आप टेक्निकल से ह्यूमनिस्टिक फील्ड में अगर आप आते हैं, जो ह्यूमन बैकग्राउंड का जो ये सब सब्जेक्ट है, आर्ट्स वगैरह, और मैं आर्ट्स से डरता था, इस वजह से भी मैं साइंस लेना चाह रहा था और लिया था मतलब इंटर में, जो इंटरमीडिएट होता है 12th में। लेकिन मतलब कोई जानता नहीं है कि कब क्या हो लाइफ में। जब आप किसी मोटो के साथ आते हैं, जब आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, तब आपको ये आसान लगेगा। तब आप जब पढ़ेंगे तो आपको, सही बात है कि आपको ज्योग्राफी जब पढ़ रहा था पहली बार तो कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि ये क्या है। लेकिन जब लगा कि अगर ये नहीं समझा तो कल जो इधर जो मैंने अपने आप को प्लेसमेंट से रोक रखा है, इधर भी कट जाएगा, मतलब इधर भी नहीं जा पाऊँगा, आप समझ सकते हैं। इधर का भी कट गया, इधर का भी कट गया, मतलब कहीं का नहीं रहूँगा मैं, इस टाइप का हो जाएगा मेरा। तो ये नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से आप, जब आपके पास एक ही रास्ता हो ना मैम, तो आप बहुत पढ़ते हैं, फिर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं उसके लिए। तो बस वही था, और उस वजह से मैं ज़्यादा मतलब इसको समझने के लिए यूट्यूब, गूगल, इसका बहुत मतलब एग्जॉस्टिव यूज किया मैंने इसका बहुत। सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान भी आपने किसी प्रकार की कोचिंग नहीं ली थी? नहीं मैम, कोई कोचिंग नहीं की थी। आपने खुद से पढ़कर सारी परीक्षाएं? हाँ, BPSC के लिए मैं खुद से ही पढ़ा था एकदम सब कुछ में। इसके साथ ही हम आपसे जानना चाहेंगे BPSC और इसके साथ ही IIT, दोनों परीक्षाओं की हम बात कर रहे हैं, जो दोनों ही आपने उत्तीर्ण की है, और दोनों ही परीक्षाएं देश की जो कई सारी कठिन परीक्षाएं हैं उनमें से एक है, जिसे निकाल पाना कई छात्रों का सपना होता है, मगर उनमें से केवल कुछ लोग ही निकाल पाते हैं। और आपने इन दोनों को ही उत्तीर्ण किया, एक ही अटेम्प्ट में किया। हम जानना चाहेंगे खुद को निरंतर किस प्रकार से प्रेरित किया ताकि आप इसके लिए खुद को तैयार कर सकें? मुझे मैम टफ़ है एग्ज़ाम, इसलिए इसका मतलब कंपटीशन बहुत टफ़ है। एग्ज़ाम मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा, जैसे होता है ना कि अगर हमारे गांव में मतलब कुछ लोग बोलते हैं बड़े बुजुर्ग कि कोई भी चीज़ में अगर कंपटीशन हो जाएगा, जैसे कि क ख अगर किसी से लिखवाया जाए, लेकिन उसको बोला जाए कि जो बेस्ट लिखेगा उसी को प्राइज़ मिलेगा, और 10 लोग अपना बेस्ट देता है, बिल्कुल तो फिर वो कंपटीशन हो जाएगा। क सबको आती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन वो बेस्ट लिखने की जब बात होगी ना, तो फिर वो मामला कंपटीशन का हो जाएगा और फिर टफ हो जाएगा वो एग्ज़ाम। बस वही है IIT और सिविल सर्विसेज का भी गेम। तो उसमें जब IIT के दौरान मैं तैयारी कर रहा था, तो मुझे हमेशा यही लगता था कि ये, इसमें क्या होता था मैम कि 7
6-5 चैप्टर जनरली इन सब चैप्टर्स को मिला करके एक क्वेश्चन बनाते हैं, इसलिए और भी टफ हो जाता है उसके साथ, कंपटीशन के साथ ये एग्ज़ाम भी थोड़ा सा टफ हो जाता है, मुझे ये लगता था। तो बस वही था, उसके लिए मोटिवेशन मिलता रहता था घर से। लोगों की अपेक्षाएं बहुत होती हैं कि आप पढ़ें, आप बने, और जब आप एक ऐसे गांव से है जहां पे 12th 10th भी बहुत कम ही लोगों ने किया है, मतलब ऐसा समझिए कि वहाँ मेरे ख्याल से 70% लोग 10th भी नहीं किए हैं जी। जब ऐसे गांव से अगर आप आते हैं तो सभी लोगों की उम्मीदें होती हैं कि ये कुछ करे, क्योंकि यही गए हैं वहाँ तक, तो आपसे बहुत उम्मीद लगाते हैं लोग। जैसे अभी भी बहुत लोग उम्मीद लगा रखे हैं कि आप कलेक्टर बने। मतलब ये होता है मैम। तो वहाँ पे आपको लगता है कि जब भी आप गांव जाओगे तो मैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा वो हो जाता हूँ, मतलब और भी ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाता लगता हूँ मैं। उसके बाद वहाँ जाने के बाद लोगों से मिलता हूँ, लोग मिलने आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तब मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, करना ही चाहिए। क्योंकि इनसे है ना क्या होगा कि अभी मैं जिस लेवल तक लोगों का मदद कर पा रहा हूँ, ये और मास लेवल पे होगा। बिल्कुल, ये एक वजह होती है कि लोग सोचते हैं ऐसा करने की। बिल्कुल, लोगों की जो मदद करने के लिए, समाज को और बेहतर बनाने की जो प्रेरणा है वो इन लोगों के ज़रिए अंदर जागृत होती है। आपने अपेक्षाओं की बात की है निशान जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अपेक्षाएं जो अभी है, जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे पद पर स्थापित होता है जहाँ पर उनके कंधों पर समाज को एक बेहतर ढांचे में ढालने की जिम्मेदारी होती है, तो कई बार जो जनता होती है उनकी अपेक्षाएं उस व्यक्ति से बढ़ जाती हैं। आपसे जानना चाहूँगी, आप चूँकि यंगेस्ट एसडीएम बने, आपसे और भी ज़्यादा अपेक्षाएं लोगों की जुड़ी हुई हैं, तो उन अपेक्षाओं का भार आप किस प्रकार से उठा पाते हैं? एक्चुअली अगर मुझसे पूछिएगा तो मैं इसको भार नहीं समझता, अगर ऐसे देखा जाए तो। लेकिन ये ज़रूर है कि जब लोग आपसे अपेक्षाएं रखते हैं, आपसे उम्मीदें रखते हैं, तो आपके अंदर ये हमेशा लगते रहता होगा। शायद मुझे लगता है कि हर दिन या हर मोमेंट पे ऐसा फील होगा, मतलब कहते हैं ना कि पिंग करेगा आपको कि मतलब अब उठो, अब समय आ गया है कि तुम्हें पढ़ना चाहिए था, तुम्हें पढ़ना था। मतलब प्राइमरी काम तुम्हारा क्या था, मतलब अगर आप एसडीएम हो तो आपका प्राइमरी काम क्या है कि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे। तो सो यू हैव टू बी अलर्ट, नॉट अवेक, अलर्ट 24/7। आपको हमेशा अलर्ट रहना होगा 24/7 कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, मतलब आपके एरिया में, तो इसलिए आप अलर्ट रहते हैं। तो बस वही बात है। तो वहाँ पे भी आपको यही फीलिंग होगा कि लोग जब आपसे इतनी उम्मीदें रखे हैं तो आप पढ़ते रहें, आप करते रहें उसके लिए उतना ही प्रयास। आपका सपना क्या है ये एक अलग बात है। वहाँ पे आपको है ना थोड़ा सा पॉज लेना पड़ता है कि आप अपने सपनों को थोड़ा रोकें, आपका अपना सपना क्या है लेकिन और उनका सपना क्या है, लेकिन दोनों में कुछ कॉमन ढूंढ करके आप उसको बढ़ाएं। बिल्कुल, पॉइंट ये होना चाहिए, तब आप अच्छा कर पाएंगे। नसीम जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपने सपनों की बात की थी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अभी हमने अपेक्षाओं की भी बात की, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, अभी जो हमने बातें की कि लोगों की अपेक्षाएं जुड़ जाती है जब आप किसी ऐसे पद पर स्थापित होते हैं, तो इन अपेक्षाओं से जुड़ा कोई संस्मरण हो यदि आप हमसे साझा करना चाहें तो आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना है कि जैसे आपके जो सपने होते हैं, आपके अपने जो सपने हैं, जो समाज है आपके साथ जी या फिर आपके सामने जो है, जो आपसे अपेक्षाएं रखते हैं, उनको आपके सपनों के लिए भी जगह, स्पेस जो बोलते हैं ना कि आई वांट स्पेस, वो स्पेस देनी चाहिए आपको। मतलब वो कहें कि आप बढ़ो, इसमें ही बढ़ो, कोई सुनिए। जैसे आपका पैसन होता है ना, पैसन फॉलो करना है, दैट्स बिग वर्ड बोलने के लिए, लेकिन कि मुझे पैसन फॉलो करना है, मुझे कविताएं लिखनी है, मुझे कुछ और करना है, अलग अलग जो पैसन हो सकते हैं लोगों के, तो उसके लिए लोग इनकरेज नहीं करते हैं। जैसे कि मुझे एक बात याद है कि मैंने एक कोई मूवी देखी थी जिसमें ये बताया गया था कि एक लड़का था जिसका सपना था कि वो अपने गांव वालों को 1 रुपये में एक व्यक्ति को हवाई जहाज़ की सैर कराएगा। 1 रुपये में एक व्यक्ति को, ये किसी को भी मतलब अजीब सा लगा और सभी लोग उस पर हंसते थे। ये आएगा कि आपके बड़े जब सपने होंगे तो आप पे लोग हंस सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन उसी ने कर दिखाया जब, तो फिर उसी को सभी लोग पकड़ करके फूल माला पहना रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि जब किसी के सपनों को अगर आप तवज्जो देते हैं, उसकी कद्र करते हैं, तो क्या पता उसी में से कोई कलाम निकले, विवेकानंद निकले, कोई अंबेडकर बन जाए, कुछ भी बन सकता है। मतलब कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि किस लेवल तक ये पहुंच पाएंगे। तो मैं यही कहता हूं कि आपके सपने और आपका जो ये है उस पर वर्क करना चाहिए। हम ही लोग जब
फेम मतलब इतना मतलब गरीबी का, मम्मी के जाने के बाद और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, फाइनेंशियल कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो गया। मम्मी वाज द सोल सोर्स ऑफ इनकम दैट टाइम। उसके बाद सबको लगा कि मतलब अब मुश्किल हो जाएगा घर में, और मम्मी ने लोन ले रखा था कुछ, ये होम लोन वगैरह जो होता है। तो रिजल्ट के पहले की बात है, 2017-18 की बात है, कि मेरे घर पे आकर के नोटिस लगाया कि बैंक वालों ने कि नीलाम होने के लिए जो होता है वो नोटिस लगी कि इसको नीलाम करना है, क्योंकि वी वर नॉट एबल टू पे द बिल, पे द लोन, तो वो हम लोग नहीं कर पा रहे थे क्लियर। तो उनसे मैं 10 दिन का भी टाइम मांग रहा था, दे वर नॉट गिविंग अलाउइंग अस फॉर डैट। तो वो अजीब सा लग रहा था मुझे, आई वॉज क्राइंग, मैं रो रहा था। मैं अपने पास के बगल में एक जगह है, वहाँ पे मैं बैठ कर रो रहा था कि ये कैसा दिन मतलब मुझे अब देखना पड़ रहा है इस टाइप का। अगर आप उस समय उनको फोर्स कर रहे हैं, उनको विश्वास दिला रहे हैं कि मैं कर लूँगा, आप रुक जाओ कुछ दिन, बस मैं करके दिखाऊंगा आपको, मतलब मैं किसी तरह पे करूँगा। मैंने कहीं और से किसी तरह करके फाइनली दिया ही, लेकिन जब मेरा सिलेक्शन हुआ मैम, तो वही मुझे फ़ोन करके बोल रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेसन सर। जो वो मोमेंट होता है ना, मैं वही कहना चाहता हूँ कि आपके सपने क्या हैं उसकी कदर करिए एक बार। कोई नहीं जानता है कल कोई क्या बदल जाएगा, कल कोई क्या बन जाएगा, और तब आपको रिपेंट हो, मतलब आपको पछतावा हो, तो प्लीज़ मतलब उससे पहले ही आप लोगों की कदर करना शुरू कर दें, तो फिर सब सही रहेगा। बिल्कुल, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो लोगों के सपने हैं उन्हें पंख लगाने में समाज की भी एक अहम भूमिका होती है, बहुत बड़ी, जिसे निभाना बहुत ही ज़रूरी भी है। बिल्कुल। इसके साथ ही हम आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि अभी हम सपनों की बातें कर रहे हैं, लोगों के अंदर जो प्रतिभा होती है उसे और निखारने की बातें हम कर रहे हैं, आपसे जानना चाहूँगी मधुबनी की यदि हम बात करें, मिथिला की पावन धरती, जहाँ पे हर एक घर और हर दूजा घर हम कह लें या फिर हर तीसरा व्यक्ति हम कह लें, उनमें अपार प्रतिभा हमें देखने को मिलती है। तो उन प्रतिभाओं को और ज़्यादा निखारने के लिए, उन्हें एक बेहतर प्लेटफॉर्म दिलाने के लिए, उन प्रतिभान व्यक्तियों को और ज़्यादा निखारने के लिए आप क्या कर रहे हैं? उनके लिए आपने क्या सोचा है? मैम हम लोग मतलब उसके लिए जिला प्रशासन जो मधुबनी है बहुत कुछ कर रही है। जैसे कि हम लोग समय समय पे, जैसे उनकी प्रतिभा जनरली मिथिला पेंटिंग की तरफ बहुत ज़्यादा है, मतलब उतनी रुचि, मतलब मैंने कहीं वो तो होता है ना कि जिसने विश्व पटल पर ख्याति हासिल की है, बिल्कुल, मतलब दे आर मैड फॉर डैट, मतलब ऐसे कह सकते हैं अगर आप वर्ड यूज करें तो, मतलब बहुत अच्छा। और ऐसा नहीं है कि वो जस्ट बनाते हैं, आप देखोगे तो मतलब यू फील अमेज्ड कि मतलब कितना अच्छा बनाते हैं, मतलब फोटो या फिर जो भी उनकी मिथिला चित्रकला होती है। तो उनके लिए हम लोग जनरली समय समय पे पेंटिंग कंपटीशन करवाते रहते हैं अक्सर। ये पिछले बार भी कुछ ही दिन पहले हुआ था। उसके बाद इधर महाशिवरात्रि के समय में उगना महोत्सव एक वहाँ होता है, वहाँ भी जिला प्रशासन ने ये करवाया। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनके लिए कुछ कुछ कराया जाए। और उससे कुछ दिन पहले हम लोगों ने ये करवाया था कि बच्चों को गायन या जो जो अलग अलग कलाएँ, सांस्कृतिक कला, उनके लिए भी कंपटीशन करवाएं, ताकि वो फिर आएँ, जिला से राज्य स्तर पे जाएं, फिर नेशनल लेवल पे जाएं और बने। ये नहीं, मैं कभी भी इसीलिए कहता हूँ कि आपको फोर्स नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ यही करो, आपकी भी तो कुछ चॉइस हो सकती है। और जब आप अपनी चॉइस से कोई काम करोगे ना, तो डेट विल बी एफर्टलेस, और एफर्टलेस होगा और आपको इतना मन भी लगेगा उसमें, और आप उसमें अच्छा भी कर जाएंगे। बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूँगी, लोगों की अपेक्षाओं की बात तो अलग होती है, मगर उससे भी ज़्यादा कठिन हो जाता है व्यक्ति की जो खुद से अपेक्षाएं होती हैं उसे पूरा कर पाना। तो आपकी खुद से क्या अपेक्षाएं हैं जिन पर आप खड़े उतरने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये जानना चाहेंगे। खुद से अपेक्षाएं हैं मैम कि होता ये है कि आप किसी फील्ड में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उस फील्ड में जो सबसे शीर्ष स्थान होता है वहाँ तक पहुँचने की सबकी इच्छा होती है, मतलब जो कि मेरे में भी है कि मुझे भी IAS बनना चाहिए, मतलब ये मन में है, ये मन में आ ही जाता है। और नॉट जस्ट बिकॉज कि मुझे इसलिए कि मैं बन करके थोड़ा अच्छे पावर और ज़्यादा मतलब ये एग्जीक्यूट कर पाऊँगा, ये वजह नहीं है। वजह यह है कि और ज़्यादा लोगों से मैं इंटरेक्ट कर पाऊँगा, और ज़्यादा लोगों तक मैं पहुँच पाऊँगा, जो कि मैं यहाँ से भी कर लूँगा, BPSC के थ्रू भी मेरा हो जाएगा, लेकिन जब तक होगा तब तक टाइम लगेगा। तो इस वजह से अपेक्षाएं मतलब बढ़ जाती है और मन में रहता है। और भी है कि कुछ खुद के कुछ और सपने हैं कि कविताएं लिखना, उसको बोलना,
उसको फिर उसकी किताबों को प्रकाशित करवाना, ये सब इच्छाएं हैं। और मेन है मैम कि इसके साथ साथ जो मैं पर्सनली फील करता हूँ कि मैंने अपने घर में मम्मी को मतलब मदर को मैंने देखा कि वो एक पढ़ी लिखी लेडी आई घर में और उन्होंने पूरे ख़ानदान को लगभग पढ़ाया और पूरा ख़ानदान अच्छा किया और ख़ानदान आगे बढ़ रहा है, उनके सपनों को भी आगे ले जा रहा है लोग। तो मैं एक कहना भी चाहता हूँ एक्चुअली कि जब आप एक लड़के से शादी करते हैं तो आप सिर्फ एक लड़के से शादी करते हैं, बिल्कुल। लेकिन आप अगर एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी करता है कोई, तो आप एक ऐसे व्यक्ति से शादी कर रहे हैं, व्यक्तित्व कहिए, वैसे व्यक्तित्व से शादी कर रहे हैं जो कि सबको बना देगा। बिल्कुल। और कहते भी तो हैं कि एक शिक्षित महिला 3 पीढ़ी को शिक्षित कर देती है। ये एग्जैक्ट बात है, ये मैंने महसूस किया है। 2 पीढ़ी 1.5 पीढ़ी तो मैंने देख ही लिया मतलब ये है एग्जैक्टली है कि मतलब वो कर सकती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं देखता था तो वहाँ पे मुझे हमेशा लगता है कि महिलाओं के लिए बहुत सारे काम हैं जो करना चाहिए, उनकी बहुत सारी संभावनाएं हैं जो शायद उससे हम लोग पहले से उतना मतलब कर नहीं पा रहे हैं, वहाँ मुझे बहुत वर्क करने का मन है। बिल्कुल निशान जी, फिर इस क्षेत्र में मैं आपसे जानना चाहूँगी, खास तौर पर यदि हम मधुबनी ज़िले की बात करें तो उस क्षेत्र में आप क्या करने की सोच रहे हैं? क्या चीज़ें हैं जिसमें आप बदलाव लाने की इच्छा रखते हैं? बहुत कुछ है मैम, जैसे कि ऐसे तो बहुत कुछ अब सरकार बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी कि महिलाओं को आरक्षण 35% आरक्षण नौकरियों में, 33% आपको पंचायत वगैरह में, वो सब है तो जो कि बहुत अच्छा है कि मेन स्ट्रीम में अब महिलाएँ आ रही हैं और कंधे से कंधा मिला करके हमारे साथ चल रही हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। उनके साथ साथ है कि उनके साथ जो मतलब उनके फोर्स करने का एक जो तरीका है कि वो फोर्स नहीं होनी चाहिए उस चीज़ के लिए, वो खुद ही आएँ और खुद ही तभी आएंगी जब वो खुद पढ़ेंगी। बिल्कुल। और वो पढ़ेंगी अगर मतलब कि जो प्राइमरी लेवल का जो पढ़ाई है उस पर बहुत ज़्यादा कड़ी नज़र मैं रखना चाहता हूँ। मुझे जहाँ भी मौका मिलेगा मैं उस पर, मैं फोकस मेरा वही रहेगा कि प्राइमरी एजुकेशन और उसके बाद जस्ट सेकेंडरी, उसके बाद उस पर मैं महिलाओं के जो पढ़ाई हैं उस पर मैं पूरा वर्क करूँगा। टीचर्स वगैरह जो भी हैं क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सब। जैसे सरकारी स्कूल वगैरह में पहले के समय, अब तो बहुत सुधरा है कि ऐसा नहीं होता था उतना ज़्यादा, अब तो बहुत ज़्यादा सुधरा है, मतलब बहुत कुछ हो गया है मैम अब तो। बिल्कुल। और इसके साथ ही जो एक बेहतर समाज की परिकल्पना हम कर रहे हैं उसका उसे साकार होता भी हमें देखने को मिलेगा बहुत ही जल्द। इसके साथ ही दर्शकों, अभी जैसा कि स्वयं निशान जी ने जिक्र किया है कि उन्हें कविताएं लिखना बहुत पसंद है, मैं आपको बता दूं कि ये श्रृंगार एवं वीर रस पर भी कविता लिखते हैं और बहुत ही जल्द इनकी एक पुस्तक भी प्रकाशित होने वाली है। चूँकि हमारे पास वक्त की कमी है, मगर इससे पहले कि हमारा वक्त ख़त्म हो जाए, मैं चाहूँगी कि आप हमें, हमारे दर्शकों को खासकर जो इस वक्त आपको सुन पा रहे हैं, आप अपनी रचित एक श्रृंगार रस पर कविता ज़रूर सुनाएं। मैम मैं मोबाइल यूज़ कर सकता हूँ, बहुत सारी मैंने कविताएं लिखी है, आई डोंट रिमेम्बर मच। कि विरह की कई कहानियाँ सुनी मैंने, ये एक्चुअली मैं थोड़ा सा बता दूँ इसके बारे में कि 2 प्रेमी प्रेमिका अगर रहते हैं और जो जुदाई का जो माहौल होता है उसके बाद का ये मतलब सुनने को मिलेगा कि विरह की कई कहानियाँ सुनी मैंने, हर कहानी में एक चेहरा मेरा भी है। विरह की कई कहानियाँ सुनी मैंने, हर कहानी में एक चेहरा मेरा भी है, और जब जब ख्याल तेरे चेहरे का आता है तो मैं अपनी राह कहीं भटक जाता हूँ। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। मुझे विश्वास ही नहीं होता कि आप विरह मतलब आपकी वजह से विरह हुआ है मतलब मैं अपनी मतलब प्रेमिका के लिए कह रहा हूँ। तू रोज उस गंगा से मुझसे मिलने आती है, मैं मिर्ज़ापुर सा कहीं बीच में अटक जाता हूँ। तू इलाहाबाद की संगम सी खोली बाहें हैं और मैं बनारस के घाट सा सिमट जाता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। इसके साथ ही मैं चाहूँगी कि एक कविता वीर रस की भी यदि आप हमें सुनाएं तो बहुत ही खूबसूरत हो। वीर रस मेरा मतलब वन ऑफ द फेवरेट है। मैंने भगत सिंह सर पे लिखा था जी। उनका जो दौर था कि जब वो लड़ते थे तब का जो सीन कैसा रहता होगा, वो माहौल कैसा होता होगा कि कमर के चोट को एक और चोट देते चल पड़ा, कमर के चोट को एक और चोट देते चल पड़ा, थर थराते पाँव से जमी पर गुर्राते चल पड़ा। क्या बात है।
खून से सने अपने हाथों को हवा में लहराते चल पड़ा, कप कपाती ठंड को अपने रोआं से जलाते चल पड़ा। क्या बात है। चोट खाती हड्डियों को पराक्रम की पट्टी पहनाते चल पड़ा, प्यासे कंठ की प्यास को अपने लहू से बुझाते चल पड़ा। मौन परे इस मन को आंदोलित कर मैं मुस्कुराते चल पड़ा, बिखरे सारे सन्नाटों को एक आवाज लगाते चल पड़ा। छलनी हुए सीने से साहस का पाठ सबको पढ़ाते चल पड़ा, सब लुट जाने के बाद भी विशाल धैर्य को बचाते चल पड़ा। दुश्मनों के माथे पर हर प्रहार में एक घाव देते चल पड़ा, मैं सीना तान कर अपनी मूंछों पर ताव देते चल पड़ा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। हमारे जो दर्शक हैं वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होंगे आपकी इन कविताओं को सुनकर, जो बेहद ही खूबसूरती से आपने रची है। इसके साथ ही चूंकि हमारे पास वक्त की कमी है, मैं चाहूँगी जो युवा दर्शक इस वक्त आपको सुन रहे हैं, जैसा कि हमने शुरुआत में भी जिक्र किया, आप बिहार के यंगेस्ट एसडीएम हैं। कई सारे लोग हैं जो आपकी ओर देखते हैं, मोटिवेटेड होते हैं आपसे प्रेरणा लेते हैं। मैं चाहूँगी आप उन दर्शकों को क्या कुछ खास संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले कि आपका जो भी सपना है उसके लिए आप केवल चलो नहीं, दौड़ो। समय आ गया है, अब दौड़िए। बिकॉज अब जो माहौल है ना, दिस इज़ कम्पिटिटिव माहौल है मैम, और इसमें ये रेस बहुत ही लंबी जाने वाली है और ये रेस बहुत ही मुश्किल हो सकता है आपके लिए। तो आप लड़ो उसके लिए, जो भी आपके सपने हैं। मैं नहीं कहता कि सिविल सर्विसेज ही आप करो, लेकिन उसके लिए लड़ो, दौड़ो, चलो नहीं केवल, और ये आपको करना ही होगा। और आप पे उस जर्नी के दौरान, आपके स्ट्रगल के दौरान आप पे जब कोई हंसे तो उससे परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस पे ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। बिल्कुल, जब भी कोई आपको उपहास करता है तो आप उससे और प्रेरणा लें और ही दुगनी शक्ति से आप आगे बढ़ें। बिल्कुल, आपने बहुत ही उम्दा संदेश दिया है इस वक्त। इसके साथ ही आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इतनी सारी दिलचस्प बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज हमने बेहद ही खास बातचीत की आज हमारे खास मेहमान से। आज हमारे जो खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद थे वो थे नसीन कुमार निशान जी। काफ़ी कुछ सिखला, काफ़ी कुछ बतला गए हमें। आपको बता दूं, नसीन कुमार निशान जी उप समाहर्ता मधुबनी हैं। काफ़ी कुछ सीखने को हमें मिला और इसके साथ ही उम्मीद है आपको हमारा आज का ये अंक बिल्कुल ही पसंद आया होगा। कैसा लगा आपको हमारा आज का ये अंक, हमें लिखकर ज़रूर बताएं। हमें लिखने के लिए आप हमारा पता नोट करें। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director DDK patna@gmail.com।